हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। वॉइस इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ज्वलंत प्रश्न लेकर उपस्थित रहता है। ज्वलंत प्रश्न से मेरा मतलब है कि हर किसी के दिमाग में जो अंग्रेजी सीखना चाहता है उसको यह प्रश्न जरूर यह सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या वॉइस सीखना जरूरी है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल जरूरी है, यह बिल्कुल आवश्यक है। लेकिन क्यों आवश्यक है, कैसे आवश्यक है, यह मैं आज चर्चा करूंगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो मेरा इंग्लिश पढ़ाने का मेथड है वह है साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि से अंग्रेजी सिखाना। इसमें क्या है कि इस विधि में हम क्यों और कैसे के लिए हमेशा जगह बनाते हैं। क्यों एवं कैसे, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो ग्रामर में जो भी इस्टेब्लिश्ड रूल्स हैं जिसकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है या बढ़ा दी गई है, जिसके कारण जो लर्नर्स है वो काफी परेशान होते हैं। उस रूल्स को रटते रटते वो थक जाते हैं और फिर भी सारे रूल्स को कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इसके लिए एक ऐसा उपाय ढूंढना शुरू किया जिससे कि रूल्स को रटने की आवश्यकता नहीं हो, बल्कि ग्रामेरियन ने जो हमारे लिए व्यवस्था की है, अंग्रेजी को डेवलप किया है, अंग्रेजी में रूल्स जो भी बनाए हों उसमें उन्हें कुछ ना कुछ सोचकर, कुछ लॉजिक के आधार पर ही उन रूल्स को डेवलप किया होगा। और यदि हम उस रूल्स को पीछे जाते हैं, उसके कारणों के पीछे जाते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, ऐसा क्यों किया गया था, जिस कारण से उसे सीखना आसान हो जाता है और रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस साइंटिफिक मेथड में हमें कोई भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। हम बात यहाँ करेंगे वॉइस की, जिसको हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। नहीं, वॉइस से क्या मतलब है, हमें एक्टिव और पैसिव पढ़ने की क्या क्यों आवश्यकता है, हम उस पर बात करेंगे। और फिर पैसिव क्या है नहीं है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले आते हैं वॉइस पर, वाच्य। हम किसी भी चीज को जो बताने का हमारा तरीका है, कोई भी चीज जो हम नैरेट करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसमें जो हमारा एक्शन होता है, एक्शन जो वर्ब है, वह किस पर डिपेंड करता है। चाहे वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता हो। जो कुछ भी हम बताते हैं वह क्या है, वॉइस है। हम जो कुछ भी बोलते हैं, आवाज, वॉइस का अगर एग्जैक्ट मीनिंग की बात किया जाए तो आवाज। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह क्या है, वॉइस है। जो भी सेंटेंस हम बताते हैं, जो कुछ भी हम नैरेट करते हैं, जो चीज भी हम एक्सप्लेन करते हैं, वह वॉइस है। नहीं, और वह दो तरीकों से अंग्रेजी बताया जा सकता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूप में। आखिर क्यों दो ही तरीका, क्यों और क्यों हम ऐसा कहते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्टिव और पैसिव क्यों, क्यों ऐसा क्यों होता है। एक्टिव का मतलब हो जाता है सक्रिय, और पैसिव का मतलब हो जाता है निष्क्रिय या अक्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय, कौन सक्रिय हो गया, कौन निष्क्रिय हो गया? नहीं, सक्रिय और निष्क्रिय में कौन सक्रिय हो गया, कौन निष्क्रिय हो गया? तो सक्रिय होने से मतलब है, एक्टिव होने से मतलब है कि जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, डूअर, एजेंट। जब डूअर और एजेंट जो है वो एक्टिव हो, किसी काम को करने वाला जो होता है डूअर, डूअर करता, हिंदी में उसको क्या बोले, करता, या एजेंट, उसका मतलब भी करता। तो जब डूअर और एजेंट जब किसी काम को करता है और स्वयं एक्टिव रहता है, स्वयं एक्टिव है, सब्जेक्ट प्लेस पर है वो, तब क्या है, वो एक्टिव है। और वही जब पैसिव है, जब सब्जेक्ट प्लेस को छोड़ देता है और वो बाद के प्लेस पर आता है, वह एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय है, गॉन हो जाता है। नहीं, वो अपने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बल्कि वह सेंटेंस में गॉन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव। तो जब सब्जेक्ट जो करता है, डूअर, सब्जेक्ट ना बोले हम, बेहतर होगा डूअर और एजेंट बोले। जब डूअर या एजेंट करता जो है वह सक्रिय हो सेंटेंस में, वह सेंटेंस जो है वह एक्टिव वॉइस में होगा। और जब वो निष्क्रिय हो, गॉन हो, तब वो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा। फिर इसकी आवश्यकता क्यों है, ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों है? नहीं, तो समान रूप से हम जितने भी सेंटेंस जानते हैं, जितने भी सेंटेंस हम यूज करते हैं, सारे के सारे सेंटेंसेस जो है सामान्य सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं। नहीं, और हम पैसिव वॉइस को सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की बात समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
पेसिव वॉइस ग्रामर तक सीमित नहीं है। हमें जानना चाहिए कि रिटेन और स्पोकन इंग्लिश में, रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश में खासकर किसका यूज होगा? पेसिव का ज्यादा यूज होता है। नहीं, और बाय प्लस जो एजेंट है, बाय प्लस जो सब्जेक्ट या एजेंट जो हम यूज करते हैं, वो रिटेन और स्पोकन इंग्लिश में रेयरली यूज होता है, नहीं ही यूज होता है लगभग। लेकिन जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो बाय प्लस सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। नहीं, तो चूंकि स्पोकन और रिटेन इंग्लिश में बहुत ज्यादा पेसिव वॉइस का यूज होता है, तो फिर हम इसको ग्रामर की ही बात क्यों मानते हैं? हमें इसे डिटेल्स में जानना चाहिए, तो हम आज उसकी बात करेंगे। नहीं, अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर की। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। जो डूअर एजेंट जो है वो सब्जेक्ट प्लेस पर होता है, वर्ब हो गया, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट से मतलब है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, करने वाला सब्जेक्ट है, और जो एक्शन है उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को हम कर्म या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़ा है। तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में टूट जाएगा। यदि वहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है तो अभी सेंटेंस होगा, सिर्फ मेन वर्ब है तो अभी सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है तो अभी सेंटेंस होगा। नहीं, तो अगर ऐसी स्थिति हो, इस तरीके से हम सेंटेंस को लिखते हैं। यहाँ जो मेन वर्ब है वह V1, V2, V3, V4 और V5, जो 25 हेल्पिंग वर्ब है वो इस प्लेस पर आ गए, और V1, V2 से लेकर V5 तक यहाँ पर मेन वर्ब यूज होंगे। पेसिव वॉइस में देखा जाए ये ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में लिखा गया V3, यहाँ ओनली V3 यूज होता है, और तब है बाय प्लस एजेंट। नहीं, बाय प्लस एजेंट या सब्जेक्ट जो कहिए ये यूज होता है। डूअर। अब यहां पर क्या है कि हेल्पिंग जो मेन वर्ब है वो फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ V3, और यहां पर क्या है V1 से लेकर V5। ये कंफ्यूजन की स्थिति होती है, जो भी लर्नर्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कब V1 यूज होगा, कब V2 यूज होगा, कब V3 होगा, कब V4, कब V5। हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। जबकि जब पेसिव वॉइस की बात आती है तो सिंगल V3, कोई और वर्ब का फॉर्म यूज नहीं करना है, सिर्फ V3 यूज करना है। दूसरा है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ V3 यूज होगा तो पता कैसे चलेगा कि उसका कौन सा टेंस है, कौन सा जो है, चूंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग वर्ब फॉर्म्स यूज होते हैं, कौन सा टेंस है वो नहीं, ये पता नहीं चल पाएगा। उसके लिए क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो टेंस का जो सारा जो ये सेंस है, मीनिंग है, वह सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रोल प्ले करेगा। टेंस और सेंस दोनों जो है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब प्ले करेगा। तो यहां पर क्या है कि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर टेंस और सेंस स्पष्ट करते हैं, जबकि पेसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ही सारा रोल प्ले करता है। मेन वर्ब तो क्लियर है, सिर्फ V3 होगा, वो सिर्फ मीनिंग देने के लिए। नहीं, मेन वर्ब सिर्फ क्या हो जाएगा? V3 होगा जो मीनिंग देगा। लेकिन टेंस और सेंस जो है सारा जो बताएगा वह हेल्पिंग वर्ब बताएगा पेसिव वॉइस में। और यहाँ पर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिलकर बताता है। तो यहाँ क्या होता है, जो यूजर है, जो लर्नर है, उनके लिए ये पेसिव वॉइस का यूज करना आसान होता है। अब यहाँ एक और चीज है, यहाँ लगता है कि नहीं भाई बाय प्लस सब्जेक्ट बताना फिर सेंटेंस लंबा हो जाता है, इसकी आवश्यकता है। यहाँ पर तो बाय नहीं यूज होता है, यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो छोटा स्ट्रक्चर है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ग्रामर में बाय प्लस सब्जेक्ट की बात करते हैं। जब हम ग्रामर बनाते रहते हैं एक्टिव से पेसिव, वहां हम बाय प्लस सब्जेक्ट की बात करते हैं। लेकिन जब हम स्पोकन की बात करते हैं, रिटन इंग्लिश की बात करते हैं, वहां बाय प्लस सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूछिए क्यों? क्यों नहीं पड़ती आवश्यकता? क्या वहां ग्रामर लागू नहीं होता है? बिल्कुल ग्रामर लागू होता है, लेकिन उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि अंडरस्टूड होता है। जब हम किसी चीज की चर्चा कर रहे होते हैं तो एक बार चर्चा कर चुके होते हैं, तो उसके बाद उसी बात को हम आगे खींचते रहते हैं, आगे उसके बारे में डिटेल करते रहते हैं, तो हमें हमेशा बाय प्लस एजेंट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम स्पोकन में या रिटन में बाय प्लस एजेंट का यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस छोटा ही रहता है। ये है पेसिव वॉइस। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर की हमने चर्चा किया। क्यों एक्टिव और पेसिव जो है, क्यों और कैसे हमने चर्चा किया कि सक्रिय और निष्क्रिय क्या है। नहीं, अब हम बात करेंगे
कि पेसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं। इसके और भी कई कारण हैं। अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बेस बताया कि स्ट्रक्चर इस तरीके से है, उसका आसान है। इसके बारे में फिर हम और भी चर्चा करेंगे जब पेसिव वॉइस के बारे में बताएंगे कैसे कैसे कैसे। अभी तो हम सिर्फ क्यों की बात कर रहे हैं, कैसे जब बताएंगे तब उस समय फिर हम उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। नहीं, अब हम बात करते हैं कि पेसिव वॉइस क्यों, पेसिव वॉइस पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। नहीं, उस वाई का हम कारण जानेंगे। अब हम इस लिखे, मेरे पास जो है 7 पॉइंट्स हैं। नहीं, इसके 7 कारण हैं, 7 कॉजेज हैं। आप बहुत जगह पढ़ेंगे या बहुत सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको कम 2 से 3 या 4 कारण बताए जाएंगे। हमने 7 कारण को ढूंढ निकाले हैं और वो आवश्यक है, वो जानना क्यों। देखते हैं पेसिव वॉइस का प्रयोग क्यों करते हैं। सबसे पहला है रोचक, ग्राह्य, फॉर्मल एवं साइंटिफिक एक्सप्रेशन के लिए। पहला वर्ड यूज किया रोचक और ग्राह्य। रोचक और ग्राह्य से है कि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग हो। जब अगर हम सब्जेक्ट का बार बार प्रत्येक सेंटेंस में रिपीटेशन करते हैं, हम मैंगो के बारे में लिख रहे हैं, बार बार मैंगो 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 चर्चा कर रहे हैं, हम गाय के बारे में लिख रहे हैं, गाय 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 की चर्चा बार बार कर रहे हैं, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, रोचक नहीं रह जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। हो सकता है कि 4-5 सेंटेंस सुनने के बाद जो श्रोता है, सुनने वाला, वो सो जाए, नहीं, या उसका ध्यान कहीं और चला जाए कि बस इसी के बारे में बात करेगा, नहीं। तो क्या होता है कि जब हम गाय की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यह दूध देती है, नहीं, हम बात करते हैं गोबर की बात करते हैं, हम बात करते हैं घास की बात करते हैं, हम गौमूत्र की बात करते हैं, नहीं, हम जो है वो हड्डी की बात करते हैं, हम खाद की बात करते हैं। अलग अलग चीजों की जब हम बात करते हैं तो सुनने वाला सोचता है अच्छा और भी कुछ यूज होगा, और भी कुछ यूज होगा, लेकिन बार बार हम गाय 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 बोलते हैं तो वो बोर हो जाएगा। तो रोचक बनाने के लिए जो है वह सब्जेक्ट हमारा बदलते रहना चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा नहीं बदलता है तो सामने वाला सुनना ज्यादा नहीं पसंद करेगा। ग्राह्य, वही बात हो गई कि अगर वह रोचक नहीं है तो उसको सुनना नहीं पसंद है तो उसे मजा ही नहीं आएगा, समझ ही नहीं पाएगा वो ठीक से। फॉर्मल एंड साइंटिफिक एक्सप्रेशन के लिए, फॉर्मल जो अंग्रेजी है, फॉर्मल, फॉर्मल से मतलब है जो किताब की बात है, जो किसी के सामने पेश की जानी है उसकी बात है, जो सामने वाले को समझ में आए उसकी बात है। साइंटिफिक की बात है जो सभी कारणों से लोगों की समझ में आए, उसके दिमाग में घुस सके, नहीं तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें पेसिव वॉइस में बातों को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार एक ही सब्जेक्ट रहने से वह बोरिंग हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि रोचक, ग्राह्य, फॉर्मल एंड साइंटिफिक एक्सप्रेशन के लिए जो है पेसिव वॉइस का यूज होना जरूरी है। दूसरा है डूअर एजेंट के बार बार प्रयोग से बचाने के लिए। अब डूअर एजेंट को बार बार प्रयोग, डूअर या एजेंट जो भी सब्जेक्ट है, एक्शन का जो करने वाला है, उसका अगर बार बार प्रयोग होगा तो बोरिंग होगा। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि हम सब्जेक्ट के स्थान पर बदलते हैं, कभी करने वाले को रखते हैं, कभी जिस पर प्रभाव पड़ा अर्थात ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, बदलते रहते हैं। और ऑब्जेक्ट हर बार बदलता है, नहीं, सब्जेक्ट एक है सो है, लेकिन ऑब्जेक्ट हर बार उसका बदलते रहता है। तो बार बार हम ऑब्जेक्ट जो बदलते हैं उससे क्या होगा, सुनने वाले को अच्छा फील होगा। इसलिए हम डूअर या एजेंट को का जो रिपीटेशन होता है उससे बचाने के लिए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। डूअर एजेंट के अज्ञात रहने पर, अब बहुत समय ऐसा होता है कि डूअर या एजेंट अज्ञात है, जानता ही नहीं कोई। जैसे बाघ को किसी ने मारा, नहीं, बाघ को मार दिया गया, तो बाघ को मार दिया गया तो यहाँ पर बाघ को तो मारा गया, मारने का जो एक्शन है उसका रिसीवर है बाघ, नहीं, मारना जो है, मारने का काम, उसका एक्शन करने वाला, मारने वाला यहाँ एब्सेंट है, नहीं पता है किसने मारा। तो हम क्या कहते हैं, बाघ को मारा गया, मतलब जो डूअर है, उसका एजेंट जो है या डूअर जो है वह नहीं पता है, अज्ञात है। ऐसी स्थिति में हम बाघ की सिर्फ चर्चा करते हैं जो रिसीवर है, जिसके साथ घटना घटी है, नहीं जो जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ा है, दैट इज ऑब्जेक्ट। तो बाघ जब ऑब्जेक्ट है तो हम सिर्फ वहां पर, ऐसी स्थिति में हम जब बाघ से बात करते हैं तो वहां पर डूअर नहीं है, अज्ञात, डूअर या एजेंट के अज्ञात रहने पर भी हम पेसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है जब डूअर या एजेंट अंडरस्टूड हो, सर्वज्ञात हो। अब जैसे हम यूज करते हैं कि वह अरेस्ट किया गया, ही वाज अरेस्टेड। अगर हम यूज करते हैं ही वाज अरेस्टेड, ही वाज अरेस्टेड, अब सबको पता है कि अरेस्ट करने का काम कौन करेगा, ही वाज अरेस्टेड यस्टरडे। सबको पता है कि वह किसके द्वारा अरेस्ट हुआ, अरेस्ट करने वाला तो काम सिर्फ पुलिस करता है, दूसरा तो कोई करता नहीं है।
तो वह पुलिस के द्वारा अरेस्ट हुआ, तो यहाँ पर ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस कहना गलत होगा। गलत नहीं होगा, मतलब सही है, लेकिन कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो है ही वाज सीधे अरेस्टेड बोला गया। तो जब सर्वज्ञात हो, सभी को पता हो, तो वहां कौन होगा, तो हम जो है वहां पर डूअर का यूज नहीं करते हैं, हम पेसिव वॉइस से सेंटेंस को बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से नहीं बनाते हैं। जब डूअर एजेंट को सुरक्षा में अन्य कारणों से बताना नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कारणों से, जैसे अगर मान ली जाए कि किसी ने हिट कर दिया किसी को रोड पर, एक्सीडेंट कोई हो गया, किसी ने हिट किया, वह भी वहां पर मौजूद है, अगर हम कहते हैं कि नहीं नहीं यही हिट किया है, तो फिर लोग उसको पकड़कर पीटना शुरू कर देंगे। यहाँ इश्यू है कि ये हिट हुआ है, नहीं इसको हिट कर दिया गया, इसको हॉस्पिटल भेजने की आवश्यकता है। नहीं, तो कहीं ना कहीं जो है, जो डूअर है, एजेंट है, उससे दिमाग भटकाने की आवश्यकता होती है, जो हिट हुआ उस पर फोकस करने की आवश्यकता होती है, और उसको हॉस्पिटल भेजने की आवश्यकता होती है। तो जब डूअर और एजेंट को सुरक्षा कारणों से, अन्य कारणों से नहीं बताने की आवश्यकता होती है, तो हम सिर्फ पेसिव वॉइस का यूज करते हैं। अब है रिटन स्पोकन इंग्लिश में छठा पॉइंट है, में पेसिव का प्रयोग ज्यादा होता है। अब यहाँ हम आते हैं, क्योंकि जब जो हमारा मेन यूज है लिखना और बोलना, ये दोनों काम से जब हम इंग्लिश का यूज करते हैं, तो एक्टिव के बजाय पेसिव का यूज हम ज्यादा करते हैं। और उसका कारण होता है कि सामने वाले को अच्छा लगता है सुनना, किसी चीज के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो जो सब्जेक्ट है हमारा बार बार बदल रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट जो डूअर था, जो एजेंट था, उसको छोड़कर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस में, जिसके कारण जो हमारा सब्जेक्ट बार बार बदल रहा है, और सुनने में सामने वाले को अच्छा लगता है जब हम स्पोकन की बात कर रहे हैं। और जब हम लिख रहे हो, तो भी हमारी राइटिंग जो है काफी सुंदर होगी जब हम पेसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे। और जब भी हम अदर सब्जेक्ट में भी आंसर लिख रहे होंगे, अगर पेसिव वॉइस का हम प्रयोग करते हैं, तो हमारा आंसर और भी सुंदर होगा और ग्राह्य होगा, रोचक लगेगा, इससे हमें मार्क्स भी ज्यादा मिलेंगे। तो रिटेन और स्पोकन इंग्लिश में पेसिव वॉइस का यूज करते हैं, और मैंने चर्चा किया था कि रिटेन और स्पोकन इंग्लिश में बाय प्लस एजेंट का प्रयोग खासकर हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंडरस्टूड, हम जो लिख रहे होते हैं वो एक के बाद दूसरा सेंटेंस, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से गुथा होता है कि उसमें बाय प्लस एजेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सामने वाला उसको समझ रहा होता है कि किसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो रिटेन और स्पोकन इंग्लिश में बाय प्लस एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, जब इंग्लिश सीखते हैं, तो उनको लगता है कि हमेशा बाय प्लस एजेंट बोलना है, और यहाँ से गड़बड़ होता है, और वो पेसिव वॉइस को ग्रामर की वस्तु समझकर छोड़ देते हैं, ग्रामर का टॉपिक समझकर छोड़ देते हैं, वो उसका यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, यह हमेशा ध्यान रखना है कि हमें रिटेन और स्पोकन इंग्लिश में बाय प्लस एजेंट की यूज करने की आवश्यकता बहुत कम है, रेयर केस में हम यूज करते हैं। अंग्रेजी को सरल बनाने के लिए, जो सबसे लास्ट पॉइंट हमने लिखा, अंग्रेजी को सरल बनाने के लिए भी पेसिव वॉइस की का यूज मायने रखता है। अब क्यों? हमने स्ट्रक्चर बताया था कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर तो बड़ा था, लेकिन सरल बनाने की बात कहां से आई? तो जो ग्रामेरियन थे, उन्होंने देखा कि सेंटेंस को दो तरीके से कहा जा सकता है, सब्जेक्ट को मेन बनाकर या ऑब्जेक्ट को मेन बनाकर, अर्थात कर्ता को मेन बनाकर या कर्म को मेन बनाकर। ऐसी स्थिति में जब हम कर्मवाच का प्रयोग करते हैं, पेसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, तो यह सेंटेंस सरल हो जाता है। सरल क्यों होता है? टोटल का टोटल सारा चीज जो निर्भर करता है हेल्पिंग वर्ब पर, और हेल्पिंग वर्ब ही टेंस भी बताता है, सेंस भी बताता है, और पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब मात्र 25 है, और इसी 25 पर पूरा का पूरा इंग्लिश निर्भर करता है। नहीं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस की बात किया जाए, तो यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का रूप भी बदलते रहता है, और वो भी मीनिंग और सेंस को, टेंस को प्रभावित करता है, इससे परेशानी बढ़ती है। लेकिन पेसिव वॉइस में क्या होता है कि टोटल का टोटल सर्वे सर्वा जो है, सारा मीनिंग, सेंस, सारा चीज जो है, टेंस, सब हेल्पिंग वर्ब पर आ जाता है। इससे क्या होता है, वो आसान हो जाता है, और वर्ब का सिर्फ तीसरा फॉर्म यूज होता है। नहीं, तो दिमाग में सिर्फ भरा रहता है कि हमें तो भीतरी आंख बंद करके लिखना है। और रही बात बाय प्लस सब्जेक्ट की, तो बाय प्लस सब्जेक्ट स्पोकन और रिटेन इंग्लिश में नहीं के बराबर, रेयरली यूज होते हैं। नहीं, तो क्या हो जाता है कि आपका जो सेंटेंस हो जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मतलब वर्ब फ्री रह जाता है, तो आसान हो जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिएगा कि अंग्रेजी को सरल बनाने के लिए भी जो है इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रामीण ने डेवलप किया, और पेसिव वॉइस नाम का एक टॉपिक भी हमें सीखने के लिए दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो देखने से आपको स्पष्ट लगेगा कि हमें पेसिव वॉइस जानने की आवश्यकता क्यों है। आपकी रोचकता, आपका इंटरेस्ट जो है इसके प्रति बढ़ेगा,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि पैसिव वॉइस में आप स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे और पैसिव वॉइस के बहुत बड़े यूजर बनेंगे। आपकी लेखनी बड़ी अच्छी सुंदर हो जाएगी, आपकी जो एक्सप्रेशन है इंग्लिश स्पोकन है वो बेहतरीन हो जाएगा, आप सबसे आगे रहेंगे। नहीं, तो इससे संबंधित मैं और भी वीडियो जो आपको पैसिव सिखाने के लिए बहुत सारे वीडियो मैं बनाकर डालूँगा, जो आपको कहीं न कहीं पैसिव में बहुत स्मार्ट बनाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो डेफ़िनेटली कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे मेरा मनोबल ऊँचा होगा और साथ ही साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाकर ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू, बाय।